नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गुर्जर। आज अपना चलेगा शैक्षिक प्रबंधन का अगला चरण। देखिए, ये जो सभी कक्षाएं हैं जो चल रही है निःशुल्क चल रही है यूट्यूब के ऊपर, KDI कमला देवी इंस्टीट्यूट के ऊपर। और इसमें पूरी की पूरी जो शैक्षिक प्रबंधन चल रही है ये पूरी करवाई जाएगी, कंप्लीट निःशुल्क करवाई जाएगी। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो कर दीजिए लाइक, और पूरी करवाऊंगा मैं आपको शैक्षिक प्रबंधन। बाकी सारी क्लासें फ्री चल रही है यूट्यूब के ऊपर, और वो भी निःशुल्क चल रही है सबकी सब है। तो भाई मिलान कर लेना आराम से, अपने नोट्सों से मिलान कर लेना, अपनी किताबों से मिलान कर लेना। जो और कोचिंगों में पढ़ा रहे हैं, फीस ले रहे हैं 5-5, 10-10 हज़ार, उससे तुलना कर लेना। बैटरी दे रहे हैं हम यहाँ पर, और वो ही पढ़ा रहा हूँ मैं जो परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। देखिए, ये जो चल रही है ये कौन कौन से पेपरों में आएगी, ये परीक्षाओं में कौन कौन सी परीक्षाओं में आएगी। जितने भी टीचर्स के एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, थर्ड ग्रेड का हो, या फिर केंद्र में PGT TGT किसी भी राज्य में हो, उसमें जो या सब्जेक्ट पूछा जा रहा है ना, ये सब कंप्लीट आएगा। ठीक है, तो शैक्षिक प्रबंधन जिसकी प्रकृति और विशेषताएं चलाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसके जो प्रमुख कार्य हैं, 15-16 कार्य है, 17-18 कार्य है, उनको भी हम देख लेंगे। और फिलहाल के लिए हम इसकी चर्चा करेंगे, इसकी प्रकृति और विशेषताओं की। इनपुट में क्या होता है, आउटपुट में क्या होता है, आधा पर्दा, इसकी प्रक्रिया क्या होती है। ये जो है इसका जो शैक्षिक प्रबंधन है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, उन विशेषताओं को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, इसकी जो शैक्षिक प्रबंधन की जो विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता की अगर बात करें तो ये कला और विज्ञान दोनों है, कला और विज्ञान दोनों है। देखिए, आवाज बढ़ा लेना, जो वॉल्यूम है अपनी फोन की, ये इसको बुस्ट कर लेना, ऊपर कर लेना। 360 में अगर दिखाई दे रहा है तो ठीक है, वरना 720 में करके देख लेना है इसको। ज्यादा कोई हाई GB की नहीं है ये वीडियो, ठीक ठाक है, लगभग बढ़िया डेटा कवर हो जाएगा आपका, और दिखाई भी बढ़िया देगा 720 में। यानी कि जो सेटिंग में जाऊंगे आप यूट्यूब की जो वीडियो में, तो उसके अंदर 720 पिक्सल में आपको इसको देखना है। हो सकता है तो 360 में अगर दिखाई दे सही ढंग से, तो उसको इसमें सेट कर लेना, देख लेना। नोट्स अगर आपके पास, पहली बात तो किताब होगी, नोट्स होंगे, और हो सकता है कोई नया पॉइंट मिल जाए तो उसको अपने नोट्स में, बेसिक जो नोट्स हैं उसके अंदर फिट करते जाओ। चलिए शुरू करते हैं। अगला, कला और विज्ञान दोनों है, विज्ञान दोनों है। क्या है दोनों? दोनों है। शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता पढ़ रहे, प्रकृति पढ़ रहे, तो ये क्या है, ये प्रबंधन जो है शैक्षिक प्रबंधन कला भी है और विज्ञान भी है, यानी दोनों है। दोनों कैसे है? जैसे अगर पहले हम कला की बात करें तो कला में जो प्रबंधक होता है, जो मैनेजर होता है, वो तो उसकी कार्य कुशलता बेस्ट होती है, तभी तो वो मैनेजर है भाई। जैसे प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल कब बनता है? जब व्याख्याता का प्रमोशन होता है, 9-10 साल बाद में उसको वाइस प्रिंसिपल बनाया जाता है, फिर उसको प्रिंसिपल में प्रमोट किया जाता है। तो उसका अनुभव हो जाता है कार्य का, उसको फिर क्या होता है कि उसकी कार्य कुशलता भी ठीक होती है, कार्यशैली भी बढ़िया हो जाती है, तो कार्य करने का तरीका उसका और भी बढ़िया होता है, सरल तरीके से वो कार्य को कर सकता है, इसलिए वो प्रबंधक उसको बनाया जाता है, या उसको जिसको हम मैनेजर बोलते हैं। या स्कूल में हम स्कूल शैक्षिक प्रबंधन पढ़ रहे हैं तो स्कूल में प्रिंसिपल हो गया, या फिर आचार्य हो गया कॉलेज लेवल के ऊपर। तो ये होता है, यानी कि कला भी है और विज्ञान। विज्ञान का मतलब ये है कि इसके अंदर जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं उनका परीक्षण करके ही इसको लागू किया जाता है। जैसे प्रबंधन में क्या, कौन से सिद्धांत लागू करेंगे प्रबंधन के अंदर? जैसे देखा जाता है बच्चे के माता पिता और जो होते हैं, इनके जो पर्यावरण होता है, इन सभी तत्वों को शामिल करके इसका अनुमान, इसका परीक्षण किया जाता है। तो इसके मूलभूत सिद्धांत होते हैं, और ये अनुसंधान के ऊपर आधारित होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? विज्ञान भी बोला जाता है। पूर्ण रूप से विज्ञान नहीं है। जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, जियोलॉजी पढ़ते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं, वैसी विज्ञान नहीं है ये विशुद्ध विज्ञान है। इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? ये एक विशुद्ध विज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान है।
विशुद्ध विज्ञान है। इसके अंदर शुद्ध विज्ञान तो होती है, इसके अंदर अभी मैंने बताया ये सारे सब्जेक्ट आ जाए। विशुद्ध विज्ञान का मतलब होता है कि ये सबसे हट करके इसके अंदर भी परीक्षण किए जाते हैं, अनुसंधान किए जाते हैं और फिर उसको क्या बोला गया है, विशुद्ध विज्ञान। यानी कि कला और विज्ञान क्या है, दोनों है। इसमें कार्य कुशलता, प्रबंधन की कार्य कुशलता देखी जाती है विज्ञान के अंदर, यानी कि इसके अंदर भी मूलभूत अनुसंधान और सिद्धांत इसके अंदर लागू होते हैं, अनुसंधान भी इसके अंदर किए जाते हैं शैक्षिक प्रबंधन के अंदर। यानी कि भाई मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो उसको मैनेज करना आना चाहिए। स्कूल के अंदर प्रिंसिपल है तो उसको किस प्रकार से टैकल किया जाए, पूरी स्टाफ को स्टाफिंग भी होती है और कर्मचारी बाकी अपने स्टाफ यानी कि व्याख्याता हो गए, टीचर हो गए और बाकी जो कर्मचारी हैं 4th ग्रेड के, या फिर रसोई की जो होती है रसोईया होता है उसको मैनेज किया जाता है। सारा का सारा जो स्कूल का जो पोर्शन आता है, इस पूरे स्कूल के पोर्शन को मैनेज करने का काम कौन करेगा, प्रिंसिपल करेगा। तो प्रिंसिपल जो करेगा तो HR कौन हो गया, यानी कि इसका जो मैनेजर कौन हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये है क्या, चलिए अब ये सतत प्रक्रिया भी है। सतत प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, सतत प्रक्रिया जो होती है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। जैसे कोई बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, पहला पार्ट पढ़ा दिया, फिर उसको दूसरा पार्ट पढ़ा दिया, तीसरा पढ़ा दिया, चौथा पढ़ा दिया, तो मतलब अगर आप रोक दोगे पहला पार्ट, बस यार बस एक, अब परीक्षा लेंगे तेरी और एक पार्ट पूरा हो गया, अब बाकी का तू पढ़ ले, तो उसको कुछ सिखाया जाएगा। यानी कि उसको लगातार कंटिन्यूटी होगी ना, तभी वो धीरे धीरे एक पार्ट का लिंक दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे तो उसको पहले पार्ट से कंपेरिजन करेगा। अच्छा, पहले पार्ट के अंदर जो है पहाड़ के बारे में पढ़ा है, फिर दूसरे पार्ट के अंदर पहाड़ कैसे बने हैं, ये जो पहाड़ हैं ये कैसे बने हैं, उनका निर्माण पड़ेगा। फिर उसके अंदर पहाड़ों के अंदर से ज्वालामुखी लावा निकलता है, तो अच्छा इसके अंदर भी ऐसी चीज होती है, तो फिर वो पहाड़ का निर्माण ऐसे होता है। तो मतलब उसको कनेक्टिविटी होनी जरूरी है, ये कंटिन्यूटी से ही होती है। ये शुरू कर दिया एक बार तो लगातार वो धीरे धीरे चलता रहता है, तभी वो लक्ष्य की तरफ पहुंच पाता है। कोई भी छात्र है, अब छात्र को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए उसकी कंटिन्यूटी जरूरी है। यहाँ ये यहाँ एक जगह है, अब इसको यहाँ पहुंचने के लिए चलना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा, यहाँ पहुंचना है इसको, तो कंटिन्यू चलेगा तब पहुंचेगा ना। अब एक दिन यहाँ पर रुक गया, अब ये 10 दिन का ब्रेक ले लिया, ये 10 दिन का ब्रेक ले लिया, तो ऐसे तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। यानी कि इसको रोज स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ेगा आगे, तो कंटिन्यूटी होना जरूरी है, यानी कि सतत चलने वाली प्रक्रिया है सतत। और दूसरी बात मैं बताऊं, जन्म से चलती है। जन्म से कैसे, भाई छोटा सा बच्चा हो गया, अब बच्चे को जैसे 2-4 साल तो घर पे रखते हैं, उसके बाद में वो तो फर्स्ट बार स्कूल में भेजते हैं। उससे पहले जो माता जी होती है, अपन घर वाले होते हैं, उनको लालन पालन करते हैं, उसको शिक्षा देते हैं, ठीक ठीक मिट्टी उट्टी खाता है वो, उसको धमकाया जाता है, लड़ा जाता है, समझाया जाता है उसको ठीक नहीं है, गंदी चीजें होती है, ये चीज। तो फिर अगर वो बच्चे को जन्म यानी कि बचपन से ही उसको लास्ट तक बड़ा होगा तब तक उसको क्या करवाया जाता है, शिक्षा दी जाती है, उसको सिखाया जाता है। तो ये सीखने की जो प्रक्रिया है ना, ये बचपन से ही शुरू हो जाती है और लास्ट मरने तक चलती रहती है। इसको बोलते हैं सतत प्रक्रिया। ठीक है, ये बचपन से शुरू हो जाती है और लास्ट तक चलती रहती है, सतत प्रक्रिया हो गई। सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक प्रक्रिया का मतलब होता है सामाजिक जिम्मेदारी, प्रक्रिया या जिम्मेदारी है, इसी को जिम्मेदारी बोल सकते हैं। भाई समाज के अंदर जो सभी लोग रहते हैं, सभी प्रकार के वर्गों के लोग रहते हैं, तो उनसे मेल जोल करके रहना पड़ता है। अब जो बच्चा होता है उसको समाज में जब वो रहेगा, एक दूसरे के साथ में व्यवहार करना सीखेगा, दूसरे के व्यवहारों को सीखेगा, उसके आचरणों को सीखेगा, तो वैसा ही व्यवहार वो सीख जाता है। तो समाज में जब रहता है वो, तो समाज के जितने भी उसके जो फैक्ट्स होते हैं उनको सीख जाता है वो, और उसके बाद में वैसा ही व्यवहार करता है। भाई जैसा पर्यावरण मिलेगा वैसा ही उसको ढलना पड़ेगा। आप मरुस्थल के अंदर जाओगे तो मरुस्थल के अंदर
मरुस्थल के अंदर जैसे जो झाड़ियां होती है, कंटीली झाड़ियां पाई जाती है। तो क्यों पाई जाती है कंटीली झाड़ियां? क्योंकि वो पर्यावरण उसका उसी के अनुकूल है। वहां पर पानी की कमी होती है तो वो उसको पत्ते जो है वो कांटे बन जाते हैं उनके, तो उसका जो अनुकूल पर्यावरण उसको नहीं मिल पाया झाड़ियों को, तो वो हरा भरा ना होकर के कैसी बन गई है, कंटीली बन गई है। तो इसी प्रकार से बच्चे को जैसा समाज मिलता है उसको वैसा ही बना देता है। वो समाज में रहता है तो घुल मिल जाता है समाज के साथ में। तो ये क्या होती है, सामाजिक जिम्मेदारी होती है उस बच्चे की, और समाज के लिए भी वो कुछ करे आगे, जिम्मेदारी बनती है उसकी, कर्तव्य बनता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसकी। अगली हम अगर बात करें तो सामाजिक जिम्मेदारी हो गई, और सार्वभौमिक सार्वभौमिक और इसको हम बोल सकते हैं सर्वव्यापी प्रक्रिया। सर्वव्यापी प्रक्रिया ये सभी जगह होती है सर। सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी जगह फैली होती है, हर समाज की, प्रत्येक समाज के अंदर ऐसा ही होता है, प्रत्येक देश में भी ऐसा ही होता है, प्रत्येक राज्यों में आप जाओगे, जिलों में जाओगे, हर जगह आपको ऐसा ही दिखाई देगा। बच्चे को विकासशील से विकसित अवस्था में ले जाने के लिए उसको उसके ऊपर कार्य करना पड़ता है। ये हर समाज, हर जगह का ये ही नियम है सर। ठीक है, तो ये होती है सार्वजनिक, यानी कि हर जगह फैली हुई होती है, ये व्यवस्था होती है। ठीक है, अब ये प्रणाली या तंत्र है, प्रणाली या इसी को बोल सकते हैं तंत्र। अब ये दूसरा तंत्र वैसा नहीं है जादू टोने वाला, ये काला जादू, हड्डी हाथ में लेकर के खोपड़ी के ऊपर ओम तंत्राय देवो नमः, ये वो तंत्र नहीं। तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, कंट्रोल, इसको हम कंट्रोल भी बोल सकते हैं, कंट्रोल, इसको हम सिस्टम भी बोल सकते हैं, सिस्टम। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती है, जैसे प्रक्रिया होती है, बचपन आता है पहले पहले, उसके बाद में फिर किशोर बाल्यावस्था आती है, बाल्यावस्था के बाद में फिर किशोर अवस्था आती है, किशोर अवस्था के बाद में प्रौढ़ अवस्था आती है। तो ये सिस्टम होता है, प्रणाली होती है। तो ये ऐसे सिस्टम होता है इनका शैक्षिक प्रबंधन का। सिस्टम का मतलब होता है कि पहले आपको योजना बनानी पड़ेगी, फिर उसको संगठन, उसका एक भवन भी बनाना पड़ेगा। योजना बनाओगे तो फिर योजना में तय होगा कि भवन कहाँ बनाना है, कितने कर्मचारी रखने हैं। तो ये सब कुछ क्या होता है, प्रणाली बनाई जाती है, एक पूरा सिस्टम चलता है, इसे श्रृंखला चलती है। अगला अगर हम बात करें तो साधन है साध्य नहीं। ये सब क्या है, साधन है साध्य नहीं है। ठीक है, यानी कि ये साधन है, यानी साधन सामग्री है, आपको ये चलाएगी नहीं, बल्कि आपको खुद चलना पड़ेगा इसके ऊपर। ये सिर्फ आपको ये शिक्षा देगी, बुद्धि आपको विकसित करेगी। मैनेजमेंट जब सीखेंगे आप, तो ये बुद्धि आपको इतनी विकसित कर देगी कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। तो ये आपके इस कॉन्शियस माइंड के ऊपर निर्भर करेगा, ये कि आपने जो सीखा है ना, वो आपके दिमाग को कितना बदला है, इसके ऊपर निर्भर करता है। यानी कि ये साधन है एक प्रकार का। साधन का साधन दो प्रकार के होते हैं, एक तो भौतिक साधन होते हैं और एक मानवीय साधन होते हैं, संसाधन जिसको हम बोल सकते हैं। तो भौतिक साधनों में जैसे विद्यालय अगर आपके पास है, तो यानी कोई साधन है, जैसे कोई कम छत हो गई, छत के नीचे आप बस वर्षा हो रही है तो छत के नीचे जाएंगे तो आपको वर्षा नहीं लगेगी, तो छत क्या बन गई, अब आपकी साधन हो गई। ठीक है, क्या साध्य है क्या, यानी कि छत, आप दूर खड़े हैं तो छत खुद जाएगी क्या कि अरे यार फलाने आदमी, अरे चल बेचारा बरसात में भी जाए मेरे बेटा, ले मैं आ जाती हूँ तेरे ऊपर, तो खुद को चलना जाए, अरे सुसे उछल कुचल हो जाता है, खुद को चलना पड़ेगा छत के नीचे। ठीक, तो ये साध्य नहीं है, साधन है। फिर अगली अगर हम बात करें तो ये निदानात्मक और उपचारात्मक, निदानात्मक और उपचारात्मक, उपचारात्मक प्रक्रिया है, प्रक्रिया है।
अब निदानात्मक मतलब कोई बीमार हो रहा है उसको को ठीक कर दिया जाएगा कि इसमें नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई समस्या उलझ गई है मैनेजमेंट के अंदर तो उसको ठीक कैसे करना है वो सारी की सारी विधियां इसके अंदर दी होती हैं। तो जो कार्य होता है प्रत्येक कार्य का अपना अपना मैनेजमेंट होता है। अब शैक्षिक प्रबंधन पढ़ रहे हैं तो शिक्षा संबंधित ही प्रबंधन पढ़ रहे हैं। होटल मैनेजमेंट भी होता है और जो है पर्यटक मैनेजमेंट भी होता है कि घुमाने वालों का मैनेजमेंट, उसको क्या अच्छा लगेगा, कैसे क्या सिखाया जाएगा, तो सारा सिस्टम अलग अलग होता है। हम फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं, शैक्षिक प्रबंधन पढ़ रहे हैं, विद्यालय मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे को शिक्षा संबंधित ही पढ़ना है तो वही पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, उपचारात्मक निदानात्मक, यानी कि समस्याओं का समाधान कर दिया जाता है इसके अंदर। मैनेजमेंट की जो शैक्षिक मैनेजमेंट, शिक्षा के अंदर कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, जैसे कोई दूसरा अड़ंगा डालने के लिए आ जाता है स्कूलों के अंदर, बोले कि भाई जो है अरे तरीके ये इन्वर्टर पैंट नहीं करता है, यानी कि जो स्कूल के अंदर जो समस्याएं आ जाती हैं तो उनको सोल्व करने का भी यहाँ पर क्या दिया गया है, बंदोबस्त किया जाता है। तो ये हो गया क्या, निदानात्मक। अब अगर हम बात करें तो ये सार्वभौमिक सामाजिक प्रक्रिया प्रणाली तंत्र, साधन हो गया, सतत प्रक्रिया हो गया, विज्ञान हो गया। अब ये बात करते हैं मूर्त भी है ये, और दृश्य भी है, और ये भाई साहब आपकी जन्मजात, ये जन्मजात होती है। ये मूर्त भी है, दृश्य भी है और जन्मजात भी है। और क्या है ये अमूर्त भी है, अमूर्त भी है, अदृश्य भी है और अर्जित भी है, अर्जित। ये एक ही शब्द है, यानी कि मूर्त, दृश्य और जन्मजात के अलावा ये अमूर्त, अदृश्य और अर्जित है, एक ही वाक्यांश है। इसका मतलब ये है कि मैंने ये लगा दिया मूर्त और अमूर्त दोनों है, दृश्य और अदृश्य दोनों है, जन्मजात और अर्जित दोनों है। इसका मतलब मूर्त का मतलब क्या होता है, मूर्त का मतलब होता है कि सामने जो दिखाई दे रही है आपको मूर्ति, मूर्त यानी मूर्ति दिख रही है जो, जिसको छू सकते हैं, कि जैसे ये बोर्ड है, अब इसको मैं छूंगा, अच्छा ऐसा है बोर्ड। और एक अमूर्त है जिसका कोई मूर्ति है, जिसका कोई रूप ही नहीं है, वो अमूर्त भी है, बिल्कुल है। क्या आप मैनेजमेंट को ऐसे अनुभव कर सकते हैं क्या कि अच्छा मैनेजमेंट का कैसा शक्ल है, नहीं कर सकते। और मैनेजमेंट को मूर्त रूप दे सकते हैं क्या कोई काम कर करके, जैसे कोई नाली बनानी है, अब ये नाली बन गई, अब इसको सूर्य को ऐसे टी आकार में काटना है ऐसे। तो अब बताओ ये जो है नाली, इसको ये काम करके इसको नाली को बना दिया, अब ये नाली बन गई ना, बन गई ये नाली, तो इसमें से जो पानी जाएगा, इससे पानी जा रहा है, पानी जा रहा है, तो नाली बन गई, तो इसको छू सकते हैं ना, छू सकते हैं, बिल्कुल पानी को भी छू सकते हैं, ऐसे छू सकते हैं। और ये इसका जो स्ट्रक्चर बनाया गया है इसको आराम से देख सकते हैं। तो ये क्या हो गई, दृश्य हो गया। और ना बनाया तब तक उसको ऐसे एनालाइज करवाएं दिमाग में, अच्छा वैसे नाली है, वो वैसे टी आकार की है। तो जब कोई टी आकार का मतलब आपको कैसे पता, टी आकार का मतलब होता है आपको टी पता है, टी कैसा बनता है, वैसे टी पता है। अगर आपको कोई पता नहीं है, ऐसे इसको लिखो ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये इसको लिखो। अब इसको ट्र ट्र थोड़ी लिखेंगे, ये ट्र ट्र थोड़ी लिखेंगे, ये ट्र ट्र है, लेकिन मैंने तो आपको ये सीटी ले दी, तो सीटी है ये, लेकिन ये बोला है ना, ये बोला गया है, ये सीटी जी आवाज आई है ना, इसको यहाँ लिखा नहीं जा सकता। लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। तो ये जो नहीं लिख सकते हैं ना, ये अदृश्य है, अमूर्त है। और जन्मजात का मतलब क्या होता है, जन्मजात का मतलब होता है क्या भाई, एक तो बचपन से यानी कि पैदा हुआ तभी उसमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, महात्मा बुद्ध की तरह। महात्मा बुद्ध भी भाई पेड़ के, पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या किया तब हुई थी उसकी प्राप्ति, ऐसे नहीं हुई। तो जन्मजात यानी एक तो जन्म से ही हो, उसको कोई बीमारी लग जाती है, इसको जन्मजात ही है, दूसरे को बीमारी, तो वो जन्मजात होती है। अर्जित यानी कि आप जैसे कोई ज्ञानी है एक तो जन्मजात से महापंडित है,
और बाद में जाकर के वो मेहनत कर करके उस ज्ञान को अर्जित किया, तो वो क्या हो गई अर्जित, यानी कि बाद में प्राप्त किया गया, मेहनत कर करके उसको याद किया गया, वो क्या होती है अर्जित। तो ये दोनों ही है, दोनों रूप है इसकी। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। और अब इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा जैसे आगे हम बढ़े तो ये निदानात्मक हो गया, ये हो गया अधिकार और सत्ता, यानी कि सत्ता और अधिकार प्रणाली है, सत्ता और अधिकार प्रणाली। सत्ता और अधिकार प्रणाली है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, सत्ता का मतलब ये होता है कि जिसकी ऑथोरिटी होती है, यानी कि उसको अधिकार दिया जाता है कोई भी काम को कराने के लिए। अब आपको ये काम दे दिया गया है कि भाई जो है आपको ये पूरी की पूरी स्कूल के अंदर सफाई का काम आपको सौंप दिया जाए कि आप पूरी स्कूल में सफाई करवाओ, इसका रंग पेंट करवाओ और एकदम झकाझक कर दो स्कूल को। ये आपको क्या देते हैं, हम अधिकार देते हैं। अब आपको सत्ता यानी कि अधिकार मिल गई तो आप इसको पूरा करेंगे, चाहे बीच में कुछ भी आए उसको क्या करेंगे, आप पूर्ण करेंगे। तो ये होती है क्या, सत्ता और अधिकार प्रणाली। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और क्या होती है, ये हो गया, ये भी हो गया, साधन साध्य हो गया। तो भाई साहब उद्देश्य पूर्ण होता है, उद्देश्य पूर्ण, इसको हम बोलते हैं बहुआयामी, बहुआयामी अनुशासनात्मक प्रक्रिया। अनुशासनात्मक प्रक्रिया। उद्देश्य पूर्ण का मतलब होता है कि उद्देश्य पूरा हो रहा है कि नहीं, उसको देखा जाता है। तो जो शैक्षिक मैनेजमेंट होता है उसमें क्या होता है कि उद्देश्य को पूर्ण किया जाता है, किसी प्रकार से नियम लगाएं, सिद्धांत लगाएं, या कोई नए मूल्यों के आधार पर उसको पूरा करें, या कोई जिम्मेदारी समझ करके पूरा करें, या अपना कर्तव्य समझ करके उसको निभाएं। तो वो क्या होता है कि उद्देश्य इसका एक होता है कि बच्चों को शिक्षा देना है, कोर्स को पूरा कराना है, सूट सेट करके घेरना है। जल्दी से परीक्षा आ गई है, अर्धवार्षिक परीक्षा आ गई है, वार्षिक परीक्षा आ गई है, तो ये सब कुछ किसके ऊपर होता है, उद्देश्य के ऊपर होता है, लक्ष्य के ऊपर होता है। फिर है लक्ष्य केंद्रित, जब नाम आ गया है तो दूसरे को लिख ही देते हैं, आगे लिखते हैं, छोड़िए। नेक्स्ट ये है लक्ष्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, या मैं देखो पीछे देता हूं, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। लक्ष्य केंद्रित परिणामोन्मुखी, परिणामोन्मुखी प्रक्रिया। लक्ष्य केंद्रित होती है, परिणामोन्मुखी, यानी कि एक लक्ष्य होता है, इनका गोल्स होता है, टारगेट होता है, कोर्स पूरा कितने महीने में करवाना है, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले एक बार कोर्स हो जाना चाहिए। उसके बाद में फिर उसका दोबारा से रिवीजन करते हैं फटाफट से बच्चों को तरीके से। जो बच्चे जिस पार्ट के अंदर कंफ्यूज होते हैं उस चैप्टर को क्या करवाते हैं, सोल्व करवाते हैं। कि जैसे कोई मैथ का अगर चैप्टर है, जो प्रश्नावलियां हैं उनको सोल्व करवाया जाता है अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद में। फिर अगर कोई इतिहास का पोर्शन है तो उसको सोल्व करवाएंगे, भूगोल वाला भूगोल को करवाएगा, हिंदी की ग्रामर करवाएंगे, इंग्लिश की ग्रामर को ठीक करवाएंगे, या कोई चैप्टर के अंदर उनको कंफ्यूजन पैदा हो रहा है तो उसका काम कब किया जाता है, अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद में किया जाता है, ठीक है। तो अर्धवार्षिक परीक्षा तक, अर्धवार्षिक एग्जाम तक कोर्स क्या हो जाना चाहिए, पूर्ण, कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, कंप्लीट। अब अर्धवार्षिक परीक्षा तक इस कोर्स को क्या करवा देंगे, कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद में क्या चलेगा, मैंने अभी बताया, ये सारी की सारी कमियों को पूर्ण करने का काम किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये होती है लक्ष्य केंद्रित परिणामोन्मुखी, कि भाई जो अब उसके अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर जो है बच्चे की 70% वेटेज आ रहा है,
किसी बच्चे का आ रहा है 40% वेटेज। तो 70 वाला जो है ये एक जैसे वो टॉपर बन रहा है, उसका टॉपर का जैसे 95% आ रहा है, तो 95% जब ये आ रहा है तो ये इसने तो साथ के साथ यानी जो टीचर पढ़ाया उसके साथ के साथ में पढ़ता गया। अब जो 70 आ रहा है ये कम पढ़ा, और जिसका ये वेटेज 40 पे अटक रहा है ना, इसका मतलब होता है कि ये जो है बच्चा ये कमजोर है, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसको यहाँ तक पहुँचाने का काम कौन करेगा? टीचर करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद में। बार बार में पेपरों में जो इम्पोर्टेंट जो पर्सन आते हैं उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे, अभ्यास करवाएंगे। तो ये सारा काम किसके ऊपर होता है? लक्ष्य केंद्रित, क्योंकि टारगेट अचीव करना है। टारगेट क्या है इनका? टारगेट है कि औसत कितनी परसेंट बनानी है, जैसे 80%। उदाहरण दे रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वैसे 100% भी बनाया जा रहा है सरकारी स्कूलों में, तो सभी टीचर ऐसे एक जैसे नहीं होते हैं, 100% भी बनाया जा रहा है। तो मान के चलिए औसत एवरेज हम 80% का लेके चल रहे हैं, तो 80% क्या है इनका अचीवमेंट, टारगेट करना है। इस बच्चे के ऊपर कम ध्यान दिया जाएगा क्योंकि ये पहले से इंटेलिजेंट है, इसके ऊपर थोड़ा कम ध्यान देंगे। इसके ऊपर क्या दिया जाएगा? सर्वाधिक केंद्रित ध्यान, यानी कि सर्वाधिक ध्यान दिया जाएगा, सर्वाधिक ध्यान। इसके ऊपर ट्यूशन का भी सिस्टम शुरू कर दिया जाएगा क्योंकि ये दूसरा डफोर संघ है नहीं, तो इसके ऊपर ट्यूशन भी लागू किया जाएगा। इसको बार 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 बार, जैसे रस्सी को अगर पत्थर के ऊपर बार बार खींचेंगे पानी निकालने के लिए, तो पत्थर के ऊपर भी क्या छोड़ देती है? अपनी निशानी छोड़ देती है। ऐसे ही इसके ऊपर क्या किया जाएगा? बार बार तलवार चलाई जाएगी इसके ऊपर। तो ये भी 40 का 60 आएगा, फिर 60 से 70 तक पहुंचेगा। तो ऐसे कुल मिलाकर के वार्षिक परीक्षा तक क्या हो जाता है? औसत एवरेज 80 कवर कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये आप अपने स्कूल में अगर ऐसा लागू करेंगे तो होगा ऐसा। इसके ऊपर बाद में बात करेंगे कि बच्चों का ठीक से कैसे मैनेजमेंट किया जाए, ये अलग विषय है। फिलहाल हम ये पढ़ रहे हैं लक्ष्य केंद्रित परिणाम की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई हैं, और क्या क्या और बच गया है? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 15 16 है कुल मिलाकर के। और भाई साहब और क्या रह गया इसके अलावा? और क्या चीज रह गई? जैसे 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 सत्ताधिकार हो गया, उद्देश्य पूर्ण हो गया, सामाजिक सार्वभौमिक हो गई, प्रणाली हो गई, साधन असाध्य नहीं, उपचारात्मक हो गया, वो तय पेशा है। देखो ये एक पेशा है। पेशा का मतलब क्या है? पेशा यानी प्रोफेशन, प्रोफेशन यानी कि अध्यापक का पेशा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि ये खाली सेवा के लिए जा रहे हैं आप, उसके लिए पैसा मिलेगा। तो ये एक पेशा है क्या? अध्यापक का। तो क्या है? प्रबंधन एक पेशा है। प्रबंधन सीख रहे हैं ना, प्रबंधन सीख रहे हैं, परीक्षा में बैठेंगे आप तो मैनेजमेंट के 10% आएंगे तो उसको करेंगे, सोल्व करेंगे। कितना क्या वेटेज करते हैं तो आपके ऊपर निर्भर करता है, हम इसके ऊपर दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो ये सीख रहे हैं आपको भाई, आपको ऐसे नहीं सिखाया जाएगा कि ये सफाई करके दिखाओ, प्रैक्टिकली में नहीं, किताबों में सीख करके फिर आप जाएंगे वहां पर। तो वैसे आप ऊपर ऊपर से अंदाजा लगा लेंगे कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। तो ये है एक पेशा है। और तो और इसके अलावा पेशा हो गया, अध्यापक लक्ष्य केंद्रित हो गया, और क्या बच गया? कला विशुद्ध सतत प्रक्रिया हो गई, और सामाजिक प्रक्रिया हो गई, जिम्मेदारी हो गई, प्रणाली। कई बातें हैं जो बीच बीच में समझाने की वजह से छूट जाती हैं, दिमाग कवर नहीं कर पाता है। चलिए, लक्ष्य केंद्रित परिणामोन्मुखी हो गया, पेशा हो गया, और तो और इसके अलावा सार्वभौमिक और सर्वव्यापी प्रक्रिया है, यह भी हो गया था। फिर देखो त्रिस्तरीय, इसका क्या है? त्रिस्तरीय प्रक्रिया। त्रिस्तरीय प्रक्रिया क्या होती है? त्रिस्तरीय प्रक्रिया होती है जैसे उच्च 3 स्तर होते हैं, जैसे उच्च स्तर, फिर मध्य स्तर और निम्न स्तर। ये किस किस के कैसे कैसे होते हैं इनको आप समझिए।
उच्च स्तर के ऊपर जैसे सीईओ हो गया, फाउंडर हो गया, जैसे सीईओ या कोई फाउंडर किसी संस्था का, जिसने संस्था को स्थापित किया है, तो वो मैन हो गया, इसको बोलते हैं उच्च स्तर। फिर इसने प्रबंधन या कोई एचआर लगाया कंपनी में, तो इसका काम है कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उनको देख रेख करना, उनका क्या सिस्टम चल रहा है उसको देखना। एचआर या इसको बोलते हैं मैनेजर। मैनेजर, प्रबंधक, तो ये सब के सब क्या होते हैं, ये मध्य स्तर के होते हैं। फिर ये जितने भी इसके कर्मचारी हैं, ये कर्मचारी किसके अंदर आएंगे, निम्न स्तर के ऊपर। आप इसको ऐसे नीचे मत समझना कि निम्न स्तर मतलब ये कर्मचारी बाकी कर्मचारी। हम जो है ये सबसे उच्च, यहाँ पर अगर स्कूल की बात करें तो यहाँ पर कौन होगा, प्रिंसिपल, और इसके नीचे कौन होंगे, शिक्षक, और शिक्षक के नीचे जो और अन्य कर्मचारी हैं वो होंगे निम्न स्तर के। मतलब आप स्कूल के अंदर निम्न स्तर के हैं, समाज के अंदर आपकी उतनी ही वैल्यू है जितनी आपकी व्याख्या है, क्योंकि वो सरकारी नौकर है। ठीक है, ये हो गई प्रमुख, क्या इसके प्रकृति हो गई इसकी प्रमुख। अब हम चलते हैं इसके प्रबंधन के तत्वों की तरफ। प्रबंधन के तत्व कौन कौन से, उनकी तरफ हम चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, प्रबंधन के जो तत्व होते हैं, प्रबंधन के तत्व ये कई प्रकार के होते हैं। प्रबंधन के तत्व 3 प्रकार के होते हैं। प्रबंधन के तत्वों में 3 प्रकार कौन कौन से इसके, जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो आधा। आधा का मतलब होता है इनपुट, इनपुट, और एक होता है प्रोसेस, यानी कि प्रक्रिया, प्रबंधन की प्रक्रिया, जिसको बोलते हैं प्रोसेस। ठीक है, तो ये प्रक्रिया। और एक होता है क्या, पर्दा, पर्दा को बोलते हैं आउटपुट। ये 3 चीजें होती हैं किसके अंदर, प्रबंधन के तत्वों के अंदर। देखिए, ये जो है ना, ये सिस्टम आधा, इसका मतलब ये होता है कि बच्चों को, देखो इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, बीच में से कर देता हूँ इधर। इस पूरे सिस्टम का मतलब ये होता है कि बच्चे को इनपुट यानी कि क्या मिला है, क्या सिखाया गया उसको, प्रक्रिया यानी कि प्रोसेसिंग क्या रही है सिखाने के बीच में, और आउटपुट यानी कि उसका रिजल्ट क्या निकला है, उसका मूल्यांकन क्या हुआ है, एवोल्यूशन क्या हुआ है, बच्चे के अंदर ऐसा क्या बदला है ये चीज सिखाने के बाद में। तो ये होता है क्या, प्रबंधन के तत्व। तो इनको हम समझते हैं आराम से, तरीके से समझते हैं सर। देखिए, आधा के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। आधा के अंदर एक तो होता है भौतिक संसाधन, यानी कि इसको हम भौतिक आधा बोलते हैं। सबसे पहले हम मानवीय आधा की बात करें तो मानवीय आधा होती है, मानवीय आधा यानी कि मानवीय इनपुट। मानवीय इनपुट के अंदर छात्र भी शामिल होता है, छात्र, छात्र, शिक्षक भी होता है, और प्रबंधक यानी कि प्रिंसिपल भी होता है। इसके अंदर परिजन भी होते हैं, परिजन, और शिक्षा अधिकारी भी होते हैं इसके अंदर, शिक्षा अधिकारी। और जैसे एसएमसी सदस्य भी होते हैं, एसएमसी सदस्य। ठीक है, तो इसको वो अधिकारियों में रहने देते हैं, इतना ही करते हैं। तो ये है मानवीय आधा। देखिए, छात्र को क्या माना गया है, छात्र जो है ना, ये केंद्र बिंदु माना गया है, केंद्र बिंदु। और शिक्षक को क्या माना गया है, यहाँ पर नाड़ी तंत्र। शिक्षक जो है नाड़ी तंत्र का काम करता है, और जो छात्र को क्या माना गया है, केंद्र बिंदु माना गया है। प्रबंधक जो होता है ना, जिसको मस्तिष्क माना गया है, मस्तिष्क। प्रबंधक जो क्या होता है, मस्तिष्क होता है। शिक्षक को नाड़ी माना गया है, और छात्र क्या होता है, केंद्र बिंदु होता है सर। इसके अलावा मानवीय के अलावा भौतिक में अगर बात करें तो भौतिक आधा जो होती है, उसके अंदर भौतिक आधाओं में जैसे भाई, जैसे मैंने बोला भवन, विद्यालय का भवन, भवन के अलावा लाइब्रेरी,
लाइब्रेरी। इसके अलावा कोई भी वस्तुएं हैं, मैदान हो गया, भवन हो गई, लाइब्रेरी हो गई, मैदान हो गया, तो ये सब क्या है सर, ये भौतिक संसाधनों में आते हैं। यानी कि छात्र, शिक्षक और जो प्रिंसिपल होते हैं वो काम करने के लिए कोई भवन में जाएंगे, वहां पर बच्चे भी बैठेंगे, और वहाँ लाइब्रेरी जो होगी, जिसको हम बोलते हैं स्कूल का हृदय, स्कूल का हृदय बोलते हैं सर इसको, स्कूल का हृदय, इसको लाइब्रेरी को। जो भवन होगा ना, इसकी जो कल्पना की गई थी 1992 में यशपाल समिति, यशपाल ग्रोवर समिति के आधार पर इसको किया गया था, इसका स्ट्रक्चर। देखिए जो यशपाल समिति है उसने भवनों का स्ट्रक्चर तय किया था कि आप 8वीं तक की कोई स्कूल है तो उसका आकार ऐसे होगा, 5वीं तक की है तो 2 कमरे बना दो, 8वीं तक की है तो ऐसे एल बना दो, 12वीं तक की है तो उसको जो है यू का आकार यानी कि ऐसे बना दो, ऐसे बना दो। तो ये इसमें स्ट्रक्चर दिया गया था 1992। और इसी जो यशपाल जो समिति है, इसमें शिक्षा बिना बोझ के की कल्पना की गई कि शिक्षा कैसी हो, बिना शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के, ये कल्पना किसमें की गई थी, अपनाया किसको गया था, यशपाल समिति की रिपोर्ट में इसको कहा गया था। तो जो भवन होता है वो कैसा होना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर तय की गई थी। फिर जो होती है प्रक्रिया, देखो ये जो छात्र शिक्षक है ये सबकी मानवीय है, यानी कि चलने डुलने फिरने वाली चीजें हैं वो मानवीय हो जाएंगे। फिर जो भौतिक में आएंगे ये निर्जीव चीजें हैं, ये सारी की सारी खुद नहीं डुल फिर सकती, तो ये सब इसके अंदर आएंगे भौतिक संसाधनों में। फिर इनकी अपेक्षाएं, आधा अपेक्षाएं होती हैं उनकी, वो कुछ काम की नहीं है। तो प्रक्रिया जो है, प्रक्रिया में क्या क्या चीजें आएंगी, देखो प्रक्रिया सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो अनुदान हो गया, अनुदान के अलावा कर्मचारी, इनके कार्यों का विभाजन, कर्मचारियों का कार्य विभाजन, कार्य विभाजन, वित्त व्यवस्था, भाई बिना पैसे के थोड़ी होगा, वित्त व्यवस्था भी होगी, वित्त व्यवस्था। तो और जो है करे, ये सारी चीजें इसके अंदर आएगी। संचार भी आएगा क्योंकि कंप्यूटर भी तो होता है वहां पर स्कूल में, तो संचार व्यवस्था भी होगी, क्रय भी होगा। वित्त व्यवस्था के अंदर जो अगर हम बात करें तो इसके अंदर स्कूल के अंदर एसएमसी होती है, एसएमसी और एसएमडीसी। एसएमसी जो होती है ना, एसएमसी ये 8वीं तक की संस्थाएं जो होती है, यानी कि इसको बोलते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ये एक कमेटी होती है स्कूल के अंदर, प्रत्येक स्कूल के अंदर होती है एसएमसी। एसएमसी होती है 8वीं तक, 1 से 8वीं तक। और एसएमडीसी होती है ना, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। एसएमडीसी होती है, इसको बोलते हैं 9वीं से 12वीं तक, 9वीं से 12वीं कक्षा तक। जैसे 2 संस्थाएं होती हैं, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कोष या पैसे की व्यवस्था करना, कोष या पैसे की व्यवस्था करना, पैसे की व्यवस्था करना, व्यवस्था करना। ये मोस्ट होते हैं, इनको आपको याद करना है सारी चीजों को। देखो एसएमसी ये अलग से पढ़ेंगे हम, स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल प्रबंधन समिति होती है, ये इसको अलग से पढ़ेंगे। तो आधा हमने देख लिया, पर्दा हमने देख लिया, नहीं आधा देखा है अभी, पर्दा यहाँ पर देखेंगे। मानवीय और भौतिक संसाधन देख लिए, प्रक्रिया को हमने देख लिया, ये वित्त व्यवस्था की कौन करती है, एसएमसी करती हैं स्कूल के अंदर। अनुदान आता है तो अनुदान को कौन संभालती है, एसएमसी यानी कि विद्यालय प्रबंधन समिति होती है, विद्यालय प्रबंधन विकास समिति होती है, दोनों तो क्या हो करती है, संभालती है उसको। जो पर्दा होता है इसके अंदर, यानी कि इसको मूल्यांकन बोला जाता है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको मूल्यांकन बोलेंगे, इसको इवोल्यूशन बोलेंगे, इवोल्यूशन। यानी कि बच्चा ने यहाँ पर कुछ सीखा, प्रक्रिया की, प्रोसेसिंग हुआ, उसके बाद में बच्चे के रिजल्ट में क्या निकला है, बच्चा अब क्या कर सकता है आगे, इन सब चीजों को सीख करके अब बच्चा आगे जा करके क्या करेगा, वो सारी चीजें किसमें तय होती हैं, पर्दा के अंदर। जैसे भविष्य के अंदर बच्चा जो है ये मानवीय प्रबंधन, अरे क्या हो गया, जैसे मानवीय प्रबंधन करना सीख जाएगा, ये इसको
प्रबंधन कंट्रोल करना सीख जाएगा, प्रबंधन कंट्रोल। और इसकी जो इच्छाएं हैं, बच्चे की जो इच्छाएं होंगी वो इच्छाएं बदलेगी, यानी कि इसकी मनोवृत्ति बदलेगी। पहले ये बर्गर खाता था रेडी वाला, अब जैसे ही इसको ये शिक्षाएं मिली तो मनोवृत्ति में बदलाव आएगा, मनोवृत्ति बदलेगी तो मनोवृत्ति में बदलाव होगा। तो ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर हो जाएंगी, इस आउटपुट के अंदर हो जाएंगी। ये समस्या का समाधान करना सीख जाएगा, समस्या समाधान, ये समस्या का समाधान करना सीख जाएगा। रे रुक जा यार। तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस के अंदर। ये बहुत ही मोस्ट है, यहाँ से हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको इनको ध्यान रखना है। और फिलहाल के लिए स्क्रीनशॉट ले लेना इसकी। तो ठीक है, फिर ये हो गया अपना क्या, प्रबंधन के प्रकृति और इसके विशेषताएं। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट धमाकेदार नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।